हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए पूरी सिविक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस लेके आई हूं, सब्जेक्टिव, दैट इज 3 मार्कर्स एंड 5 मार्कर्स, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं। चैप्टर सारे के सारे इसमें कवर किए गए हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। तो जो जो क्वेश्चंस मुझे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है और जिससे आपका पूरा चैप्टर का सार भी कवर होता है, वो सारे आपको आज के सेशन में मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ इलेक्शंस इन इंडिया आर डिफरेंट फ्रॉम मेक्सिको? इफ यू रिमेंबर इन चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, तो मेक्सिको की बात की गई है। मेक्सिको में 1930 में इनको क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी, है ना। अब अगर हम बात करें, अब हमें कंपेयर करना है इंडिया को मेक्सिको से, तो दोनों ही कंट्रीज में मल्टी पार्टी सिस्टम है। पहली बात तो मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब एक लेवल पे कोई सरकार तो दूसरे लेवल पे कोई सरकार, ये उसकी सिमिलैरिटी है। इन केस ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल पार्टीज इन पावर ऑफन लूज इलेक्शन, वेयर एज मेक्सिको में पीआरआई, पीआरआई की फुल फॉर्म इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, उल्टी होती है इसकी फुल फॉर्म, IRP करके होती है। इन्होंने एक भी इलेक्शन नहीं आ रहा है, दैट इज यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है। इलेक्शंस इन इंडिया आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, मेक्सिको में होते हैं एवरी 6 ईयर्स बाद। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर्क अंडर द इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग द इलेक्शन डेज, वेयर एज यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता मैक्सिको में। तो ये थोड़ी सी डिसिमिलैरिटीज और सिमिलैरिटीज आप कह सकते हो इन दोनों के जगहों पे बीच में है। Now, why was every election won by the party called PRI? अब मेक्सिको में हर बार क्यों PRI ही जीत जाती थी? तो बेटा जी, एवरी इलेक्शन वन बाय द पार्टी कॉल्ड PRI, ये क्या हो रहा है यार? मैं लगता है नशे करके बैठी हुई थी, चाइना के लिख दिया मैंने। PRI की बात कर रहे हैं हम। तो 2000 तक हर एक इलेक्शन जो था वो जीता जाता था किसके द्वारा? PRI के द्वारा। इन इट्स प्रेजेंस अपोजिशन पार्टीज डिड नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस, क्योंकि उनको पता था कि हम तो हारेंगे ही हारेंगे। ये लोग बहुत डर्टी ट्रिक्स यूज करते थे। डर्टी ट्रिक्स में बोले तो क्या क्या करते थे? ये पेरेंट्स को बोलते थे हम आपके बच्चों को पास ही नहीं करेंगे अगर आप हमें उस पार्टी को वोट नहीं दोगे। तो ये मीडिया को अपने कंट्रोल में रखते थे, दैट इज मीडिया इनके बारे में कुछ भी नहीं छाप सकता था। एंड टाइम पे पोल्स को शिफ्ट कर देते थे। तो ये सारी डर्टी ट्रिक्स यूज की जाती थी मेक्सिको के द्वारा, तभी वहां पे PRI जो थी हर बार इलेक्शंस जीतती रहती थी। इलेक्शंस इन चाइना डू नॉट रिप्रेजेंट पीपल्स वर्डिक्ट। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है, वहाँ नाम को तो डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पे कोई चॉइस ही नहीं दी जा रही है, लोगों की बात को सुना ही नहीं जा रहा है। तो यही यहाँ पे पूछा गया है कि कैसे वो लोगों की बात को नहीं सुनती है, उनके वर्डिक्ट को नहीं मानती है। चाइना में इलेक्शन जो है वो रेगुलरली होते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर्स फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड कांगवाओ रेनमिन दाइबी धाउई। इसे हम नेशनल पीपल्स कांग्रेस भी कहते हैं। बेटा 1 मार्कर में इसका ये वाला नाम भी पूछ सकते हैं। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, इंडिया नहीं, चाइना की बात हो रही है। कंट्री के प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकते हैं। नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं ओवरऑल चाइना से। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, आर्मी का मतलब मिलिट्री हो गया। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। आपको पता है कि सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर को ही प्रेसिडेंट बनना अलाउड था, वहां पे सिर्फ उन्हीं में से ही चुना जाता था वहां का नेता। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, वही लिखा हुआ है, और 8 स्मॉलर पार्टी अलायंसेस टू इट आर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस इन held in 2002 and 3. The government is always formed by the communist party. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स को ही आप अलाउंस दोगे तो वही पार्टी तो जीतेगी। तो वहां पे हर बार कौन जीती थी? यही पार्टी जीतती थी। बहुत आसान। डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक में डिफरेंस बताना है। पेपर में ये क्वेश्चन आ गया तो पप्पी कर लेना क्वेश्चन की, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है ना, आपको 2-3 नंबर तो आराम से दिलवा देगा। तो क्या है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में 1 वोट 1 वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। राइट टू वोट ही नहीं होता वहाँ। तो यहाँ पे इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल के बाद होते हैं, यहाँ पे इलेक्शंस होते ही नहीं है। यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पे नहीं होते हैं। सिंपल सा डिफरेंस है, आप और भी लिख सकते हो।
अब आपको 5 आर्ग्यूमेंट्स बताने हैं डेमोक्रेसी के हित में और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में। दैट इज आपको डेमोक्रेसी की तारीफ करनी है और आपको डेमोक्रेसी की बुराइयां भी करनी है। तो अगर हम बात करें उनकी तारीफों की तो क्या है बेटा, ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल, सुनती है उनको, वो अपना एक कर्तव्य समझती है। जैसे मैं एज अ टीचर एक कर्तव्य समझती हूँ कि मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊं, ऐसी सरकार यहाँ पे कर्तव्य समझती है कि मैं अपने लोगों की डिमांड्स को अच्छे तरीके से पेश करूं, प्रस्तुत करूं और मानूं। ये इंप्रूव करती है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इतने सारे स्टेप्स होते हैं, हर एक लेवल से अगर डिसीजन पास होगा तो वो क्वालिटी डिसीजन सामने आएगा। इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, तो लड़ाइयों को भी ये रोकती है क्योंकि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। ये गलतियों को भी रोकती है। ये डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स को भी मेंटेन करके रखती है। दैट इज डिग्निटी मतलब सेल्फ रिलायंट होना, अपने आप में विश्वास करने वाली जनता। लेकिन कुछ बुराइयां भी हैं। यहाँ पे लीडर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, इनस्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में अगर टीचर बार बार चेंज होती रहे तो आपको वो सब्जेक्ट से नफरत होने लग जाएगी, आप उस सब्जेक्ट में कंफ्यूज रहने लग जाओगे। तो ऐसे ही देश में होता है। अब आप कहोगे देश में 5 साल के लिए सरकार आती है, लेकिन बेटा पूरे देश की सरकार है, उसको समझने में ही 2 से 3 साल लग जाते हैं और उतने में ही उसका दूसरे समय आ जाता है, दूसरे इलेक्शंस का। यहाँ पे पॉलिटिकल कंपटीशन होता है जहाँ पे मोरालिटी का कोई स्कोप ही नहीं रहता। लोग जीतने के लिए इतने गिर जाते हैं कि वो बहुत ही मसल पावर, मनी पावर तक यूज करने लग जाते हैं। बहुत लोगों से कंसल्ट किया जाता है, जिसकी वजह से डिसीजन में डिले होता है। यहाँ पे करप्शन भी होती है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो दैट व्हाट इज गुड फॉर देम। ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वोट तो दे आते हैं लेकिन उनको पता भी नहीं होता कि नेता है कौन, बस वो चिन्ह को जाके वोट दे आते हैं। हमारे घर में भी एक वो थी कि बीजेपी को वोट देते थे सारे, तो बीजेपी में खड़ा कौन है आधों को तो पता भी नहीं होगा, लेकिन वोट दे के आना है जी, कमल को ही दे के आना है। तो लोगों को, ऑर्डिनरी लोगों को तो पता भी नहीं होता कि कौन क्या आपके हित में कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो वो चॉइसेस भी नहीं ले पाते। तो दीज आर सम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स फेवर में और या अगेंस्ट में। बहुत ही आसान और स्कोरिंग क्वेश्चन है, इसमें अगर कटवा के आओगे मार्क्स तो भैया पागल ही कहलाओगे। चलो जिम्बाब्वे की बात करते हैं। यहाँ पे क्यों डेमोक्रेसी नहीं कहलाई जाती, क्योंकि यहाँ पे भी क्या था बच्चों, यहाँ पे रॉबर्ट मुगाबे जी का रूल था, जिनकी पार्टी थी ज़ानू पीएफ। अब यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, अगेन ये लोग डर्टी ट्रिक्स यूज किया करते थे। सेम पार्टी रूलिंग, जिम्बाब्वे में इंडिपेंडेंस के बाद कंट्री जो थी वो रूल की जा रही थी ज़ानू पीएफ के द्वारा, जिसके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे जी। और ये काफ़ी समय से जब से इंडिपेंडेंस आई थी वहाँ पे तब से ही रूल कर रहे थे। अनफेयर इलेक्शन से, इलेक्शन जो रेगुलर तो थे लेकिन अनफेयर थे, दैट इज फ्री एंड फेयर नहीं थे। चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स लाते रहते थे और अमेंडमेंट्स लाने के बाद ये लोग क्या करते थे, अपनी खुद की पावर्स को क्या कर देते थे, बढ़ा देते थे। ऑपोजिशन को सप्रेस करना, फ्रीडम तो थी ही नहीं लोगों के पास जिम्बाब्वे के। अगर वो कुछ करते थे, प्रोटेस्ट करते थे तो उसको इलीगल घोषित कर दिया जाता था। इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं थी, यानी कि सरकार कुछ भी कर रही है लेकिन उसको फाइनल गलत है सही है बताने वाला कोई था ही नहीं। ठीक है, चलिए अपार्थीड का मतलब बताना है। देखिए यहाँ पे एक पाकिस्तान का भी केस है, मैं आपको बता दूं, एक बार एक्सप्लेन कर दूं चाहे, मुझे लगा सारे केस ले ही चुके हैं, पाकिस्तान तो बहुत बार हम कर भी चुके थे। तो पाकिस्तान में क्या है, जनरल परवेज मुशर्रफ जी यहाँ पे लीडर थे और इन्होंने 1999 में अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित किया और 2002 में इन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट भी बना दिया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किया जिसके अंदर इन्होंने अपनी पावर्स को भी काफ़ी बढ़ा दिया। तो इसीलिए पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ के अंडर डेमोक्रेटिक नहीं कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे वो डिक्टेटर बन के काम कर रहे हैं, ना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रूलर बन के। अब अपार्थीड, अपार्थीड क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है, BF लिख दिया यार, अब आधे लोग कुछ और ही सोच बैठे होंगे। ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होना, गोरा काला। इम्प्लीकेशंस क्या है, वाइट यूरोपियंस ने इस सिस्टम को साउथ अफ्रीका में लागू किया था। यहाँ पे ये लोग नॉन वाइट्स को इंफीरियर समझते थे, इंफीरियर मतलब गिरा हुआ, सस्ता। नॉन वाइट्स को राइट टू वोट भी नहीं था, उनको जीने का अधिकार नहीं था वाइट एरियाज में जहाँ पे वाइट्स लोग रह रहे हैं। दे वर अलाउड टू वर्क देयर ओनली विद परमिट, जब उनको अलाउंस मिलेगी तभी वो वहाँ पे काम कर सकते हैं। ट्रेन, बसेस, हॉस्पिटल्स, बेसिकली जितने भी सोशल पब्लिक चीज़ें थी उनमें इनका हक था ही नहीं, सिर्फ वाइट्स का ही था।
तो यहाँ पे इस सिस्टम के अंडर ये सब ये फेस कर रहे थे ब्लैक्स लोग। विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर करो इन सबको। कब ये पास किया गया बेटा जी? 26 नवंबर 1949 में। ये इन्फोर्स कब किया? 26 जनवरी 1950 को। Why was this date chosen? क्यों चूज की गई? क्योंकि दिसंबर 1929 में बेटा जी, ये क्लास 10th में यू विल रीड अबाउट दिस इन योर चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। बस आने ही वाले हो आप लोग 10th में, बस आ गए, बस। कांग्रेस में लाहौर सेशन में क्या हुआ था? इन्होंने डिसाइड किया था पूर्ण स्वराज नाम का एक कंसेप्ट, जिसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस आया था 26 जनवरी 1930 को। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हम फुल इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, हम ऐसा बिहेव करेंगे, तो इसलिए इस डेट की रिस्पेक्ट की गई और इसी डेट पे क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया और हमारे देश का रिपब्लिक डे भी बनाया। मेजर फैक्टर्स बताइए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो बेटा मेजर फैक्टर विद हेडिंग में लेके आई हूँ, ये आ सकता है और हेडिंग्स भी आपको पता होनी चाहिए। नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट का मतलब जो हमने फॉरेन्स के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो हमने मूवमेंट्स किए। रोल ऑफ लीडर्स, हमारे लीडर्स जैसे कि मोतीलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, ये सब हमारा बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन ब्रिटिश रूल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, इन्होंने बहुत कोशिश की हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिशर्स के द्वारा बनवाने की, लेकिन हमने इस चीज़ को पूरा नहीं होने दिया। वर्ल्ड इवेंट और रेवोल्यूशनरी, बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो अलग अलग जगहों की चीज़ों से इंस्पायर हुए थे, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो ब्रिटेन में थी, बिल ऑफ राइट्स जो USA का है। तो इन सब को मर्ज किया गया हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में। वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? अब देखो सवाल क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 60 साल पहले बना है, हम उसको आज भी क्यों माने? एक्सपायर नहीं हुआ ये? हमारे घर में सामान भी तो एक्सपायर होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपायर क्यों नहीं हो रहा? बेटा पहली बात तो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अ गैलेक्सी ऑफ इंडियंस। यहाँ पे जितने भी लोग थे ना, उन्होंने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेजेंट का सोच के नहीं बनाया, उन्होंने अपनी सोच को फ्यूचर का रखा, दूर का रखा। समझ? और किसी ऐसे तो नहीं है कि किसी भी रोड राह चलते आदमी ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हो। ये तो है नहीं क्या हो जी कॉन्स्टिट्यूशन बनाता हूँ, आज मैं ये पॉइंट डालता हूँ, ऐसा तो नहीं है। बहुत बड़े बड़े दिग्गजों ने बैठ के क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो इलेक्टेड मेंबर्स जो ड्राफ्ट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी असेंबली ऑफ लीडर्स ने की गई, जिन्हें रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी कहा जाता है। बहुत अच्छी सोच से, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू रख के, क्या आगे जाके देखो ना, गांधी जी ने BR अम्बेडकर को अपोज किया था ना सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, कितनी सही बात थी, क्योंकि फ्यूचर का सोच रहे थे। वर्किंग पैटर्न क्या था असेंबली का? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसे सिस्टमैटिक वे में चलता है जहाँ पे हम बाद का भी सोचते हैं। पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स डिसाइड किए जाते हैं, उन पे अग्रीमेंट होता है, देन ड्राफ्टिंग कमेटी जो चेयर्ड बाय है डॉक्टर BR अम्बेडकर, प्रिपेयर किया गया एक कॉन्स्टिट्यूशन। काफ़ी राउंड्स हुए बेटा जी उसको देखने के लिए, हर बार हर राउंड में कुछ ना कुछ गलती निकलती थी। आप मानोगे हमारे यूट्यूब पे वीडियो जाती है, उसका थंबनेल 4 बार ग्रुप पे आता है। पहले एक बार आएगा हम कहेंगे नहीं नहीं ये भी डाल दो, फिर दूसरी बार आएगा नहीं जी पिक चेंज कर दो, फिर तीसरी बार आएगा ये कर दो। समझ रहे हो? तो इसको एक एक थंबनेल के लिए हम इतना सोच, ये तो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कितनी बार जाके सोचा होगा। डिस्क्राइब एनी 5 वैल्यूज और गोल्स। भाई ये तो 5 नहीं, मैं पूरी ले आई, लिखा 5 है, 5 वैल्यूज बताओ प्रीएम्बल की, और आ भी सकती हैं 4 से 5 वैल्यूज, लेकिन मैं आपको पूरी समझाऊंगी, आपका मन करे जो वाली आप लिखाना। सबसे पहले बात करते हैं सोवर्जिनिटी की। सोवर्जिनिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में कोई भी एक्सटर्नल पावर हम पे हावी नहीं हो सकती। जैसे होता है ना हमारे घर के कलेश में तुम क्यों आके बोल रहे हो, तो ऐसे हमारे देश के मैटर्स में कोई बाहर का देश आके नहीं बोल सकता। सेकंड इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब कि ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज किसके हाथ में हो? लोगों के हाथ में ही हो। आपने सोशलिज्म में भी पढ़ा है ये। नेक्स्ट सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब यू आर फ्री टू चूज एनी रिलीजन, चाहे आप पैदा हुए हो मुसलमान, आप पंजाबी बन जाओ, हिंदू बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ, वो आपकी मर्जी है। रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब कि आप एक ऐसी जगह पे रहते हो जो एक हेरिडेटरी पोजीशन चलती हुई आ रही है, यानी कि डायनेस्टिक सक्सेशन। ये एक डेमोक्रेसी का ड्रॉबैक भी है वैसे तो बेटा, सबसे बड़ा चैलेंज भी है, लेकिन अब ये चीज़ हट चुकी है। वैसे एट प्रेजेंट ये चीज़ हट चुकी है, अब ऐसा नहीं होता है। लिबर्टी। लिबर्टी मतलब फ्रीडम। इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, कास्ट के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, कलर के बेसिस पे हो। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। देखो ऑब्वियसली बात है हर एक को भाई बहन नहीं बना सकते, शादी भी करनी है किसी एक के साथ तो, लेकिन फिर भी अगर हम अपने दिल में प्यार रखेंगे सबके लिए
कि हम एक देश में रहते हैं, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो हम अपने देश को ऊपर कहीं ले जाएंगे। अगर हमारे मन से घृणा, जेलसी ये सब हट जाए तो फ्रेटर्निटी इज बेसिकली फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। जस्टिस तो आप सब जानते ही हैं कि अगर सिटीजन्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा तो वहां पे वो क्या कर सकते हैं, अपनी बात उठा सकते हैं, और इसके लिए हमारे पास इतना बड़ा जुडिशरी सिस्टम भी बैठा हुआ है। मेंशन एनी 3 प्रोविजंस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन्स। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बताना है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली इज ए सेट ऑफ रूल्स जो बनाए जाते हैं एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। क्या है, कोई भी पार्टी या कैंडिडेट कोई भी वर्शिप की जगह नहीं यूज कर सकता है अपने प्रोपेगेंडा में, अपने सारे रैलीज वगैरह में, कि भगवान के नाम पे यू कैन नॉट आस्क फॉर वोट्स। यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट भी प्रोहिबिटेड है। आप गवर्नमेंट की चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। एक बार अगर इलेक्शंस अनाउंस हो गए, मिनिस्टर शेल नॉट ले फाउंडेशन। हाँ, ये नहीं बोलना भाई मैं तुम्हारे लिए हवाई जहाज बना दूंगा, मैं तुम्हारे लिए मॉल खड़ा कर। क्यों, कैसे कर लेगा जब तू आएगा ही नहीं पावर में, तेरे पास फंड्स ही नहीं आएंगे, तू कैसे कर लेगा, तू बकवास क्यों कर रहा है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि लोग ना भावनाओं में बह के, जैसे क्लास का मॉनिटर डिसाइड करना होता है, वो अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है। देख ले मैं तेरा फाइन नहीं लगवाऊंगा, देख ले तू इंग्लिश में बात नहीं करेगा तो मैं तेरा फाइन नहीं लगवाऊंगा, देख ले तेरे नेल्स बड़े हैं मैं बताऊंगा नहीं, तू मुझे बना दे मॉनिटर। तो यहाँ पे ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। इन लोगों को फेयर खेलना होगा। भगवान के नाम पे, कास्ट के नाम पे ये लोग कुछ भी नहीं मान सकते, ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बातों को बोल सकते हैं। आपने करना है आप करो। अब तुम बोलोगे कि केजरीवाल ने भी तो बोला था फ्री वाईफाई करवाऊंगा, मुझे तो कहीं नहीं नजर आता। यही तो बात गलत है, मुझे तो कहीं वाईफाई नजर नहीं आता भाई। सीएम वाईफाई आता है, उसका पासवर्ड मांग रहे होते हैं, कहां से लाए पासवर्ड भाई। व्हाट इज इलेक्शन कैंपेन, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। तो बेटा इलेक्शन कैंपेन्स बेसिकली एक ऐसा पीरियड है जहां पे अगर आप नेता बनने वाले हो तो आप लोगों को अपनी पॉलिसीज के बारे में बताओगे। मुझे अगर मॉनिटर बनना है तो मैं अपनी खामियां, अपनी अच्छाइयां बताऊंगी। खामियां तो खैर कौन ही बताता है, क्वालिटीज ही बताऊंगी, अपनी अच्छाइयां ही बताऊंगी। मैं टाइम पे आऊंगी, मैं वेल ड्रेस्ड होंगी, मैं आप लोगों की वेल ड्रेस चेक करूंगी, मैं आपको थोड़ा इंप्रूव करने में हेल्प करूंगी, या जो भी अगर हमें लीडर बनना होता है तो वी हैव टू टेल आवर क्वालिटीज सो दैट पीपल विल चूज। तो कैंपेन्स आर बेसिकली द प्रोसेस जहां पे जो पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टी तो इलेक्ट होने के बाद बनती है, कैंडिडेट जो होंगे वो लोगों को पिच करेंगे, ठीक, कैंपेन्स लगाए जाते हैं। अपॉर्चुनिटी है लोगों को अट्रैक्ट करने की, वोटर्स गेन करने की, मीटिंग्स करी जाती हैं और स्टोरीज, डिबेट्स की जाती हैं, बहसें होती हैं। सिटी की सपोज एक रैली निकल रही है, रैलियों में लोगों को इकट्ठा करने के लिए पैसा दिया जाता है, लोग फ्री में खाना पीना दे, बहुत पैसा लगता है भाई। ये नहीं है आप नेता बनने के लिए खड़े हो गए तो पैसा नहीं लगेगा, बहुत पैसा जाएगा, तेरा घर इसमें जाएगा, तू हार गया तो सच में तेरा घर इसमें जाएगा। मैं बता रही हूँ, मेरे पास एक बच्चा पढ़ता था, उसके चाचा जी खड़े हुए थे इलेक्शन में, मतलब वो कह रहे हैं वो 15 दिन तक तो लॉक कर लिया उनने गेट, वो हार गए थे भाई, सब कुछ लगा दिया उनने, जवान, शादी भी नहीं हुई थी अभी तो, अब तो शादी होनी भी नहीं थी मुझे लग रहा है, सब पैसा लगा दिया। वो कह रहे वो 15 दिन से कमरे से बाहर ही नहीं आ रहे, बात ही नहीं कर रहे किसी से। और होगा यार, इतना पैसा आप लगा दोगे, सब कुछ कर दोगे, लोगों को शाही पनीर खिला रहे हो, खुद घर पे दाल खाने के लिए पैसे नहीं बचे। लोगों को स्कूटियों में लड़के आगे घूमते हैं ना, उनको पेट्रोल का पैसा, उनको 500 रुपये घूमने का झंडा लगा के मिलता है। तुम अगले साल जाओगे ना रैलियों में, तुम तो गए भी, मेरे को लगा हाँ करते भी तो हो तुम, चाचा आ रहे थे मेरे, वो भी ऐसे थे, डिप्रेशन में आ गए, है ना। हाँ ये होता है, देख लो, जो हारता है वो डिप्रेशन में चला जाता है, ऐसा खेल है ये। रो रहे थे। हाँ बिल्कुल भाई, होता होगा। 5 कंडीशंस बताओ फ्री और फेयर इलेक्शंस की। तो 1 वोट 1 वैल्यू, ऑब्वियसली बात है, एक वोट एक ही वैल्यू रखे, यानी कि चाहे मैं जाके वोट दे रही हूँ, चाहे टाटा बिरला अंबानी आके वोट दे रहे हैं, चाहे एक झुग्गी वाला आके वोट दे रहे हैं, हम सबका वोट एक ही काउंट होगा। ये नहीं है इस कैंडिडेट को तो अंबानी का वोट मिला, इसको जिता दो, नहीं, क्यों, है तो इंसान ही है, तो एक ही वोट डाल रहा है, तो एक ही कंसीडर होगा। मल्टीपल चॉइसेस दी जाती हैं। आई डोंट नो आप कभी गए हो कि नहीं गए वोट देने, कभी जाओगे, 18 साल के होगे तो जाओगे, कभी पापा मम्मी के साथ अगर गए हो तो वहाँ पे ना, वैसे वो अलाउ नहीं करते खैर पोलिंग बूथ तक जाना। एक्चुअली मेरे को भी ना बचपन में लगता है पोलिंग बूथ मतलब ऐसे एसटीडी का नहीं होता, जैसे ऐसे गेट खोल के जाओ अंदर खड़े, भाई इतना सा खोखला लगा रखा होता है गत्ते से टेबल पे,
उसके बाहर भी ये कैसे खड़ा होता है, जैसे पता नहीं अंदर क्या चुरा लेंगे, इतनी सी मशीन में चुरा क्या लेंगे हम। सिंबल लगा रखे होते हैं, साइन लगा रखे होते हैं, टक 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 टक। और एक क्लास में होता है नोटा। नोटा मतलब किसी को वोट नहीं देना। भाई वोट देना नहीं तो जा क्यों रहा है? लेकिन एक ऑप्शन होता है कि हाँ हम एक एक्टिव सिटीजन है, हम वोट देने जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई पार्टी पसंद नहीं आई। लेकिन चॉइसेस का मतलब है, अगर चॉइसेस नहीं दोगे तो डेमोक्रेसी कैसे कहलाएगी? चॉइस मतलब आपको अलाउ करा जा रहा है कि आप चूज करो। तो डेमोक्रेसी का तो फीचर है, इट ऑफर्स चॉइस। रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन होंगे, बिल्कुल होंगे, चॉइसेस प्रोवाइड की जाएगी एवरी 5 years। इट ऑल शुड हैव इक्वल चांस ऑफ विनिंग। बिल्कुल बेटा जी, ये नहीं है मोदी जी बार बार जीतते रहेंगे, नहीं नहीं नहीं, अगर इस बार भी जीत गए तो कुछ घपला लग रहा है मुझको। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कहने की बात ये है कि एक्सपेक्टेशन, अब देखो ना, आम आदमी पार्टी की इस बार किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी जीतने की, लेकिन जीत गई, क्योंकि बीच में छोड़ के गए थे ना केजरीवाल जी, लेकिन जीत गई इस बार। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये तो वही हो गया यार, होते ही हैं यार, सब कोई चूज कर सकता है। चलो भाई, इलेक्शन क्या होता है बताओ, इतना कुछ समझा दिया। अब इलेक्शन क्या हो गया? इलेक्शन क्या हो गया? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने नेता को चूज करते हैं, और फिर वो कहलाती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पे हम हमारे चुने हुए नेता को, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली हम जो मांग रहे हैं, हम जो डिमांड कर रहे हैं, वो हमें रिप्रेजेंट कर करके प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस, बता दीजिए। इलेक्शंस के बिना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट बी सेट अप। इट हैज बीन राइटली सेड, नो इलेक्शन नो डेमोक्रेसी। बिल्कुल यार, डेमोक्रेसी में इलेक्शन ना हो तो डेमोक्रेसी ही क्या हो। थ्रू इलेक्शंस अलोन द पीपल कैन गेट रिड ऑफ देयर क्रूअल एंड अनपॉपुलर गवर्नमेंट। बिल्कुल, इलेक्शन से क्या होता है, अगर बाई चांस आपसे कोई गलती भी हो गई, आपने कोई गलत नेता चूज कर लिया, तो आप क्या कर सकते हो? आप उसको चेंज कर सकते हो, आप उसको बदल सकते हो अपने गलत डिसीजन को। इट इज थ्रू इलेक्शंस अलोन दैट एन इफेक्टिव कंट्रोल कैन बी मेंटेन्ड ऑन द एग्जीक्यूटिव। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप उसको दोबारा लेके आ सकते हो। All the citizens in a modern democracy cannot run the administration. Only their representatives can do it for them. In order to choose such representatives, the elections are must. तो आपको लगता है कि हमारे देश के लिए ये कुछ बेहतर कर सकता है, तो आप क्या करोगे? किसी नेता को चुन सकते हो इलेक्शंस के थ्रू। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी संस्था है जिसने इलेक्शंस को संभालने का जिम्मा उठाया। जब इलेक्शंस अनाउंस होते हैं और जब उसका रिजल्ट अनाउंस होता है, तब तक समझ लो बाप, चाचा, ताया, दादा इलेक्शंस के यही हैं। कोई जुडिशरी नहीं आएगी, कोई पुलिस वाला नहीं आएगा, कोई सिविल सर्वेंट नहीं आएगा, कोई किसी का पापा नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही होंगे जो डेट्स अनाउंस करना, सिंबल्स प्रोवाइड करना, डेट्स मतलब रिजल्ट बताना, इलेक्शन कैंपेन्स का लिमिट बताना, कितना यूज करना है, कैसे करना है, अगर कोई भी गलत हो रहा है तो उसको पनिश करना, सब कुछ इलेक्शन कमीशन संभाले। तो अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स होता है ना, बीजेपी का कमल, कांग्रेस का हाथ, आम आदमी पार्टी का झाड़ू, है ना। इलेक्टोरल रोल्स का मतलब होता है बेटा जी वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट क्या होती है? एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर सारा एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है जिसमें कौन कौन से पर्सन्स आर एलिजिबल टू वोट दिस ईयर, ये वोटर लिस्ट होती है। देन डिलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, सारे एरिया के इलेक्शंस जहाँ जहाँ पे भी हेल्ड होते हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर का वोट कहाँ होगा, ये भी इलेक्शन कमीशन देख रही है। फिक्सिंग द इलेक्शन डेट्स, ये भी यही डिसाइड करती हैं। स्क्रूटिनिटी, केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ नॉमिनेशन ऑफ पेपर, दैट इज ये ना हो ये गड़बड़ हो रही हो, पोल बूथ में कोई कमी हो, ये सब देखते हैं कि कोई भी बैड ट्रिक यूज ना कर रहा हो, चीटिंग ना हो। चेकिंग अंडर अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ पार्टी इन पावर, हाँ जी, ये भी देखना कि जो पार्टी ऑलरेडी चल रही है, पार्टी पावर में, वो कहीं घपले ना कर रही हो कि मैं दोबारा जीत जाऊं इसलिए। तो ये भी नजर रखना किसका काम है बच्चों? इलेक्शन कमीशन का। क्लियर है? चले आगे, पक्का? चल, बहुत ही आसान सवाल। 3 इंस्टीट्यूशंस बताओ जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट्स, कैबिनेट्स मतलब समझते हो ना, अभी आएगा भी इस पे क्वेश्चन। सिविल सर्वेंट्स, ये आपके IAS वगैरह हो गए। सुप्रीम कोर्ट, बेसिकली जुडिशरी। वाई इज देयर अ नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, क्यों जरूरत है भाई? डिसीजन कौन लेगा? सब लड़ बढ़ के, आज आपकी क्लास में मैं ना हूं,
तो तुम तो लड़ मर जाओगे, मैं ये पढ़ूंगा, मैं वो, मतलब क्लास ही पॉसिबल नहीं होगी अगर टीचर ना हो। तो ऐसे देश पॉसिबल नहीं है अगर कोई लीडर ना हो। इम्प्लीमेंटेशन, बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जो लोगों के लिए लिए जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उनको लागू कौन करेगा। डिस्प्यूट्स, बढ़िया लड़ाइयाँ, अबे यार घर में लड़ाई हो जाती है, भाई बहनों में लड़ाई हो जाती है, यहाँ तो अनजान लोग अलग अलग कल्चर रिलीजन वाले रह रहे हैं, उनमें लड़ाई नहीं होती होगी, तो उनको डिस्प्यूट्स को सॉल्व कौन करेगा, सही डिसीजन कौन लेगा, सही डिसीजन। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली एक हेड कहलाती है कि वो सरकार है, सरकार देश चलाती है, ये लिखा है ना, पॉलिटिकल पार्टी रन्स द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट चलाती है, तो इसको तो भैया फेयर होना पड़ेगा और डिसीजन भी सही लेने में। अब बताओ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस। देखो बेटा, पहली बात तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है वो जो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है लोगों के सामने। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल और एक होता है परमानेंट। पॉलिटिकल इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, ये इलेक्ट किया जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ये बनाते हैं लॉज एंड पॉलिसीज, ये एक्चुअली क्या करते हैं, इन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करते हैं। दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी चेंज इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। तो बेसिकली ये चेंज भी हो जाते हैं, लेकिन ये परमानेंट होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता रूलिंग पार्टी आ रही है जा रही है। हु इज मोर पावरफुल, पॉलिटिकल, क्योंकि ये लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, इनको ज्यादा नॉलेज है। Compare the power, tenure and working of both houses of Indian Parliament. तो Indian Parliament is divided into two major houses, लोक सभा and राज्य सभा। लोक सभा की अगर हम बात करें तो 543 मेंबर्स होते हैं, लोकसभा की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 250 मेंबर्स होते हैं, राइट। राज्यसभा, सॉरी राज्यसभा। चलो, टेन्योर 5 साल, ये परमानेंट है, ये 6 साल के लिए। यहाँ पे पावर्स क्या है, मनी बिल कैन ऑरिजिनेट ओनली इन द लोकसभा, मनी बिल कैन नॉट ओरिजिनेट इन लोकसभा। मनी बिल में चेंजेस भी कौन ला सकता है, लोकसभा, कोई पावर नहीं है चेंजेस लाने के। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है, बिल को 14 दिन के लिए, 14 डेज के लिए डिले कर सकती है, और उस दौरान लोकसभा को समझा सकती है कि कृपया ये चेंजेस ले आइए। लोकसभा की मर्जी होगी मानना या ना मानना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इनके पास, जो लोकसभा कंट्रोल करती है। राज्यसभा के पास कोई पावर्स नहीं होती इनको कंट्रोल करने की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट येट बहुत ही इजी सवाल। कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे, 543। यहाँ कितने हैं, 250 मैक्सिमम। यहाँ पे अभी फिलहाल 245 के करीब चल रहे हैं, अगर आप अभी देखो गूगल करके तो समझ रहे, चेंज होते रहते हैं, मैक्सिमम 250 तक सीट्स। मेजर पावर्स बताने हैं प्राइम मिनिस्टर के। प्राइम मिनिस्टर क्या है, कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच का लिंक है बेसिकली। ये नेतागिरी कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर तो करता है, कैबिनेट्स बनाता है, ये एक ऐसी लिस्ट बनाता है अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, और वो प्रेसिडेंट को भेजता है। वो उनको रीशफल भी कर सकता है जिसे वो चाहे। ही कैन ऑल्सो आस्क एनी मिनिस्टर टू रिजाइन अगर वो उनके काम से खुश नहीं होंगे तो। लीडर ऑफ द लोकसभा, ऑब्वियसली लोकसभा को संभालता है प्राइम मिनिस्टर। देन फॉरेन अफेयर्स को भी देखना, इन एक्सटर्नल पॉलिसीज लाइक देशों से भी जो कंसल्टेशन होती है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही की जाती है। पार्टी के लीडर होते हैं, यानी कि जो भी रूलिंग पार्टी बनी है सेंट्रल लेवल पे, ये उसके लीडर होते हैं। और ये नेशन के भी लीडर होते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट जो नेशन पे राज कर रही है। स्टेट तो अलग अलग स्टेट पे होगी, और ये सेंट्रल के लीडर है तो नेशन के भी लीडर तो कहलाए। एक्सप्लेन द मेजर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर मतलब टू मेक लॉज, लेजिस्लेटिव मतलब टू मेक लॉज, बनाना। देन फाइनेंस को देखना, मनी बिल्स की बात की थी अभी हमने। देन एग्जीक्यूटिव पे भी कंट्रोल रखना। एग्जीक्यूटिव कौन, लॉज इंप्लीमेंट करे, उनको एग्जीक्यूट करने वालों पे भी कंट्रोल रखना। अमेंडमेंट करना न्यू लॉ में, अगर कोई नया लॉ आया वो बेकार है, उसको अमेंड कर दो, ठीक कर दो। फंक्शंस रिलेटेड टू इलेक्शंस, इलेक्शन से भी रिलेटेड ये डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन कौन ले रहा है, इलेक्शन कमीशन। एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मैं स्पेशली ये लेके आई हूँ क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बार बार रिपीट हो रहा है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है क्या, तो बेसिकली दे आर सेट ऑफ पीपल जो इनके पास रखे जाते हैं, और इनकी 3 रैंक्स होती हैं, 3 मेजर रैंक्स होती हैं। ये टोटल आई थिंक 50 to 80 मेंबर्स होते हैं ना भाई, और ये डिवाइडेड होते हैं 3 भागों में। कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन से हो गए, ये इनर रिंग वाले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, ये टॉप लेवल पे आते हैं।
रूलिंग पार्टी के, एंड ये इंचार्ज होते हैं इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के। इनको भले अब बुलाया जाता है जब भी मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर से रिगार्डिंग। देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट और इंडिपेंडेंट चार्ज, ये यूजुअली इंचार्ज ऑफ स्मॉल मिनिस्ट्रीज होते हैं और ये तभी पार्टिसिपेट करते हैं जब इनको इन्वाइट किया जाता है पर्टिकुलर मीटिंग में। देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये तो भैया लोकल लेवल के हो गए, लोअर लेवल के हो गए, इनको तो बुलाया भी नहीं जाता मीटिंग्स में, ये थोड़े ऐसे ही हो गए। ये भी मैं जान के लेके आई हूँ। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बच्चों को ना समझ नहीं आती कि क्या है। मेरे पहले भी एक बार सेशन में ना, पता नहीं कौन सा चैप्टर, ये किस चैप्टर का है, वर्किंग का ना, तो मैंने शायद ये अपने चैप्टर में समझाया, तो बहुत सारे बच्चों का यूट्यूब पे कमेंट्स में भी डाउट था कि PIL नहीं समझाया, तो वहाँ मैंने रिटन में तो समझा दिया था डेफिनेशन, लेकिन आज मैं वर्बली भी समझा देती हूँ। बेटा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज बेसिकली अ कंप्लेंट। अब कंप्लेंट क्या, कंप्लेंट ऐसी नहीं मेरा पति मुझे मार रहा है, नहीं, क्योंकि पति मुझे मार नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, दिल पे मत लो। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरा पति मुझे मार रहा है तो मार तो मैं खा रही हूँ, उससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम वो लाई जाती है जिससे किसी पूरी कम्युनिटी को प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के बाहर बहुत सारी गाड़ियां पार्किंग में लग जाती हैं कि आपको निकलने की भी जगह नहीं होती, और सिर्फ आपको ही नहीं, आपके एरिया के सभी लोगों को यही प्रॉब्लम है। तो ये हो गई PIL, जो आप जमा करवा, जो आप कंप्लेंट डाल सकते हो सरकार के पास, आपकी जुडिशरी सिस्टम के पास, कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम एज अ ग्रुप फेस कर रहा है, वो कहलाती है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दैट इज होल पब्लिक सेक्टर इज फेसिंग अ पर्टिकुलर इशू, जिसको आप क्या कर रहे हो, कंप्लेंट कर। गड्ढे हैं बहुत ज्यादा, कूड़ा है बहुत ज्यादा, समझ रहे हो, पेड़ वगैरह गिर रहे हैं, या ऐसे ऐसे झाड़ बने पड़े हैं, इसको काटो आके। तो अंडर द PIL, any citizens or a group of citizens can approach the Supreme Court or High Court for the protection of public interest against a particular law or action of the government. One can write to the judges, even on a postcard. The court will take up the matter if the judges find it public interest. ठीक है ना? तो लोगों के इंटरेस्ट में अगर कोई भी वायलेशन हो रहा होगा तो वो आप दर्ज करोगे PIL। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। चलो अगला सवाल, बस खत्म होने वाला सेशन। राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ राइट टू इक्वालिटी। अब बहुत ही आसान चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स बचा है, इसमें सारे राइट्स आपको पता है, फंडामेंटल 6 राइट्स हैं। इसके ऊपर कंप्लीट लेक्चर भी पूरा राइट्स के बारे में मैंने बता रखा है, फिर भी जो मुझे लगा मैं 1-2 ले आई हूँ। राइट टू इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि इंडिया में इक्वालिटी हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी। एथनिसिटी का मतलब होता है कल्चर, डिफरेंट कल्चर, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लड़का है लड़की है, कहाँ पैदा हुआ है, ऑक्यूपेशन क्या है, उनके बेसिस पे कोई भी इनइक्वालिटी ना करें। हर एक सिटीजन्स के पास अपॉर्चुनिटी के लिए भी इक्वालिटी हो, दैट इज हर एक इंसान बोल सके। ये ना हो तू मुझसे सवाल पूछ रहा है, तू क्या है, मुस्लिम है, नहीं तू नहीं पूछेगा, तू क्या है, चूड़ा है, तू नहीं पूछेगा, तू क्या है, हिंदू है, तू नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। All citizens, the principle of non-discrimination extends to social life as well, और ये हर जगह लागू होता है इनइक्वालिटी के पर्पज से। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। क्यों? इतने सारे राइट्स हैं लेकिन इसको दिल और जिगर कह दिया, कॉन्स्टिट्यूशन का निब्बा कह दिया, निब्बी कह दिया, तो क्यों, ऐसा क्यों, इतना प्यार क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा राइट है जो बाकी सारे राइट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। दैट इज, अगर आपके ऊपर के किसी भी राइट्स को वायलेट किया जा रहा है तो दिस राइट विल हेल्प यू टू फाइल अ कंप्लेंट एंड टू गेट कंपनसेशन। राइट, रेमेडीज मतलब उसका भरपाई, आपको भरपाई मिलेगी। ठीक है, तो देखो ये एक ऐसा राइट है जो सारे फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करता है और ये स्टेट को देखता है। Under this right, a citizen is entitled to move to the Supreme Court or any High Court। अगर कोई भी राइट आपका वायलेट होता है, कोई भी फंडामेंटल राइट्स आपका वायलेट होता है तो आप उसके बारे में कंप्लेन कर सकते हो। राइट टू फ्रीडम में बहुत सारे राइट्स आते हैं, तो उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि राइट टू फ्रीडम मतलब कुछ भी फ्रीली करो। फिर से बोल रही हूँ, कुछ भी फ्रीली मतलब चल रहे हो, शक्ल पसंद नहीं आई, मुक्का डाल, मतलब मुक्का मार दिया, घूसा मार दिया, लात मार दी, नहीं, उसकी मम्मी आ जाएंगी, उसके गुंडे आ जाएंगे। तो पहली बात, फ्रीडम टू लिव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कहीं भी जाके रहो, वाह ऐसे, मतलब रहना मतलब यू कैन नॉट रिजाइड इन बहुत सारी जगह, लेकिन आपको वैसे धक्के भर के नहीं निकाल सकते, आप वहाँ घूमने फिरने जा सकते हो। कोई भी प्रोफेशन आप चूज करो, भाई मेरी मर्जी, मैं पढ़ लिख के भाई लोगों के घर बर्तन मांजूं, मेरी चॉइस है।
मेरी मर्जी, मैं कुछ भी ना पढ़ के किसी बिजनेसमैन के साथ भाई पार्टनर बन के बैठी हूँ, मेरे पास पैसा है, तो इट्स माई चॉइस व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट। आशु सर, उशांग सर एक टाइम पे जो जूने होते हैं ना, जूने वो बेचते थे इसी मंडे मार्केट में, सेक्टर 5 वाली, इसी वाले में। एक टाइम, बहुत पुराने टाइम की बात बता रही हूँ आपको मैं। तो वो स्कूल जाते थे ना, तो जैसे ऑब्वियस सी बात है, और उनके दोस्त वोस्त भी यहाँ रहते होंगे, तो उन्हें देख लिया, वो बहुत चिढ़ाते थे मेरे को। तो आशु सर ने बात बताई, और ये सेम इंसिडेंट एक बार और हुआ। वो जैसे उनकी मदर, मतलब मेरी मदर अब तो वो खाना बनाती थी एंड ये टिफ़िन दे के आते थे, और टिफ़िन जिस सोसाइटी में देने आते थे, बाय चांस आशु सर की क्लासमेट ने देख लिया, और उसने पूरी क्लास में बता दिया कि ये तो भाई यहाँ पे टिफ़िन देने आते हैं, और बच्चों ने टीज करना शुरू कर दिया, ऐसे करते हैं। लेकिन और एक बच्चे के तो मन में होता होगा ना, यार ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन तब भी उन्होंने हर काम किया। मेरे पापा ने भी एक बार राजमा चावल की वैन लगाई, मेरे को बच्चे बहुत सुनाते थे भाई, वो एक दौर था, लगानी पड़ी तो लगाई। मैं भी बहुत अपसेट होती थी। हमारा देश एक बार ना याद रखना, अगर हमें लोगों से फ़र्क पड़ेगा ना, तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर उस टाइम पे जूने ना बेचे होते, टिफिन्स ना बांटे होते, तो पढ़े ना होते, और पढ़े ना होते तो आज यहाँ ना होते। गलत कह रही हूँ? 12,000 बच्चा ना पढ़ा रहे होते। तो एवरी ऑक्यूपेशन, कोई भी आप भी अगर किसी बच्चे को चिढ़ा रहे हो, तेरे पापा ये करते, तेरी मम्मी ये करती है, तो ये सबसे गंदी एक चीज होगी शायद जो कोई भी बच्चा कर सकता है। मैं रिसेंटली एक क्या बोलूं, एक लेडीज को देखती थी रोज अकेडमी जाते हुए। वो एक छोटा सा स्टॉल लगाती हैं, रास्ते में ही पड़ता है, आप लोगों ने भी कभी स्कूल से आते वाते देखा हो। तो वो एक स्टॉल लगाती है, और मैं ना हमेशा मन में सोचती थी कि अरे कितनी हार्ड वर्किंग है, मतलब सुबह से शाम तक बैठी होती है वहीं पे। एक छोटा स्टॉल है, राजमा चावल वगैरह कुछ लगाती हैं घर के बनाए हुए, और वो बेचती हैं। मैं हमेशा सोचती थी, और बाय चांस मेरे व्हाट्सएप पे एक ग्रुप में नहीं, मतलब स्टेटस में एक आंटी रोज एक स्टेटस डाल रही है, टुडेज मेन्यू। मैंने कहा यार ये कहीं इस बच्चे की मम्मी तो नहीं है, मेरे पास बच्चों के नंबर सेव होते हैं। और बाय चांस मैंने पूछ लिया, और वो वही निकली। मैंने उनको मैसेज किया है, मैंने कहा मेरे लिए आपकी, मतलब मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि लोग ना जगह जगह भीख मांगने चले जाते हैं इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड। वो औरत सुबह से शाम तक काम कर रही है, उनका बच्चे के सारे स्कूल्स वाले वहीं से निकलते हैं। हैट्स ऑफ टू दैट बच्चा एंड उसकी मम्मी। तो कोई भी ऑक्यूपेशन, मतलब ऑक्यूपेशन करो, बस खाली मत बैठो। कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। एंड वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जहां पे हर काम करने का आज़ादी है, चॉइस है कि आप कोई भी काम अपनाओ। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस काम करो। आज मैं ये कहती हूँ, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ऐसे बच्चे जो नहीं कर पाते, यार नहीं मेरा मन लगता, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ और साधन ढूंढो, आप किसी और चीज में प्रो बन जाओ। अगर आपसे पढ़ाई में नहीं बना जा रहा तो कोई और एक चीज साथ में रखो। पढ़ना तो है, देखो 12th पास तो करनी है, कुछ तो करना है, लेकिन आप किसी और चीज में प्रो बन जाओ, क्योंकि तरक्की तो कर लोगे तुम लोग भाई। जो पढ़ो ना पढ़ो, तरक्की तो कर लोगे, हर बच्चा करेगा। ये कहने की बात होती है अनपढ़ है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, खुद के माँ बाप बोल रहे होते हैं, भाई कर लेते हैं बच्चे। आजकल के बच्चे स्मार्ट हैं। चलो कहीं भी घूम सकते हो, ये देखो मैं अभी घूम गई, तो कहीं पे भी घूम सकते हो आप, ठीक है। और कहीं पे भी असेंबल हो सकते हो। देखो बेटा पीसफुल यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि असेंबल हो गए तेरी, ये सब नहीं करना है। असेंबल हो के किसी का घर का शीशा नहीं तोड़ना है, असेंबल हो के सीढ़ियां नहीं मारनी किसी लड़की घर के बाहर, असेंबल हो के आप बातचीत कर सकते हो, आप ग्रुप बना सकते हो। तो ये भी एक राइट टू फ्रीडम में आता है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन बताया था ना किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं करना है। तो फ्रीडम टू एक्सप्रेस, कुछ भी एक्सप्रेस करो, लेकिन सामने वाले को मुंह नाक चढ़ा रहे हो, वो बेचारा हर्ट हो रहा है नहीं। और एसोसिएशंस और यूनियन बनाना, यूनियन का मतलब जैसे ग्रुप्स बनाना, अगेन तो आप वो भी बना सकते हो, लेकिन अगेन गवर्नमेंट के किसी लॉ को वायलेट ना करती हो। नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये, कि राइट्स की आवश्यकता क्यों है, राइट्स क्यों चाहिए। बेटा हमारे देश में ना बड़ी मारा मारी है, तो राइट्स तो लाने पड़ते हैं, रूल्स बनाने पड़ते हैं। आज अगर आप अपने अकेडमी में ही रूल्स ना बनाए तो बच्चे तो कभी भी आ रहे हैं, कभी भी जा रहे हैं, च्युइंग गम खा रहे हैं, दारू पी के आ रहे हैं, कुछ भी होने लग जाएगा, है ना। बैठे हुए हैं, सिगरेट पीने का मन करके सिगरेट पी रहे हैं, हुक्का वो आजकल तुम लोगों का चलता है ना, वो छोटा सा हाथ में लेके घूमते हैं, वो कर रहे हैं। नहीं भाई नहीं,
तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मस्ट, राइट्स आर मस्ट। तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली प्रोवाइड करते हैं ऐसी कंडीशंस जो असेंशियल है डेवलपमेंट के लिए। दीज आर नेसेसरी टू प्रिजर्व ह्यूमन डिग्निटी एंड प्रमोट सोशल प्रोग्रेस। किसी भी एटमॉस्फेयर में ये लिबर्टीज देते हैं, ये एक सिग्निफिकेंट एक चेक रखते हैं कि लोग जो हैं वो सिस्टमैटिकली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट्स जो है वो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करके रखते हैं जिनको मेजॉरिटी वाले दबा सकते हैं अगर राइट्स ना हो तो उनके लिए राइट्स एज अ बून है, एक वरदान है, क्योंकि इसके वजह से बड़े बड़े लोग, मेजॉरिटी में लोग इनको दबा नहीं सकते, सप्रेस नहीं कर सकते। तो दिस वॉज योर सेशन। 28 क्वेश्चन हमने लिए जिसमें पूरी सिविक्स को कवर करने की कोशिश की, जहां आपके पांचों के पांचों चैप्टर्स कवर हैं। अगर कोई भी डाउट हो तब भी आप पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, और क्या चाहिए अगला वो भी कमेंट्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।